स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाय SKY चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करता हूं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। बिना कॉपी पेन के तुरंत यहीं पे आपको याद करवा दूंगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रकाश नामक पाठ का पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा प्रकाश का परावर्तन, तो हम परावर्तन सबसे पहले समझ रहे हैं। तो सबसे पहले एक कांच की प्लेट लेंगे और उसके एक तरफ कलाई कर देंगे। कलाई का मतलब होता है एक तरफ पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद ये एक इसके ऊपर आपतित किरण, ये किरण आती है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और यहाँ परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहीं से इसकी परिभाषा बनती है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन आप लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 क्या कहता है? तो ये है आपकी आपतित किरण जो आ रही है और यहाँ पे हो रहा परावर्तन। परावर्तन के बाद जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आ से आना, आ से आपतित किरण। इससे आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इसको आपतित बोलते हैं या इसको आपतित बोलते हैं। तो जो आ रही है उसको आपतित और जो परावर्तन के बाद जा रही है उसको परावर्तित। और बीच में यहाँ पे एक और रेखा रहेगी जो इसके ऊपर अभिलंब डालती है, जो इसके ऊपर अभिलंब रहती है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब रेखा। अभिलंब। तो परावर्तन का पहला नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर रहती हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर रहती है। तो कितना आसान है एकदम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर रहती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम, तो देखिए यहाँ पे एक कोई कोण बनना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक कोई, मान लिया ये कांच है और इसके ऊपर ये इस प्रकार से कोई परावर्तन हो रहा, तो यहाँ पे एक पूरा एक कोई कोण बनेगा। कोण बनेगा नहीं बनेगा? तो इस कोण में, इस कोण को हम अभिलंब का मतलब होता है वो लंब डाल रहे। लंब वाली जो रेखा होती है वो एकदम सीधे एकदम 90 अंश पे होती है। तो अभिलंब अगर जो रेखा है तो ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से आएगी। तो ये इस कोण को दो बराबर भागों में काट देगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है तो ये बनाएगी यहाँ पे आपतन कोण। आपतन कोण, ये आपतित किरण है तो आपतन कोण बनेगा, और ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण बनेगा। परावर्तन कोण। तो बस यहीं से हमारा दूसरा नियम बन जाता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। पहला नियम हमारा था आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर रहती हैं। दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि एक यहाँ पे कोण बन रहा था और इसको इस रेखा ने दो बराबर भागों में काट दिया। इसलिए ऊपर से आ रही है किरण तो ऊपर आपतन कोण बन रहा है, नीचे परावर्तित हो रही है तो परावर्तन कोण बन रहा है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा भैया जी पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। परावर्तन के नियम और परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरा आपका दूसरी डिफिनेशन है अपवर्तन।
तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों में से एक ज्यादा उम्मीद रहती है आने की। तो परावर्तन अपवर्तन अब हम देख लेते हैं। अपवर्तन की परिभाषा होती है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं। वो नियम देखने से पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बाहर वायु है, बाहर क्या है, वायु है, और अंदर यहाँ पे जल है। तो वायु एक विरल माध्यम है और जल जो है वह एक सघन माध्यम है। सघन का मतलब घना घना और विरल का मतलब बहुत बीरल बीरल, ठीक है। तो वायु जो है एक विरल माध्यम है और जल जो है एक सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके भी दो नियम होते हैं। जैसे इसका पहला नियम वैसे ही इसका पहला नियम। इसमें जो है ये किरण आ रही है तो आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से जा रही है तो इसमें परावर्तन हो रहा था तो परावर्तित किरण बोलते थे, इसमें अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण बोलेंगे। आपतित, अपवर्तित, ठीक। और ये सीधी सीधी जो रेखाएं हैं ये इसके ऊपर अभिलंब का काम कर रही हैं, तो हम सीधे लिख लेंगे ये रेखा आपकी आपतित किरण और ये है आपकी अपवर्तित किरण। अब ये आपका अभिलंब रहेगी, ठीक। तो इसका पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहती है। तो परावर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का पहला नियम दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम हम देखते हैं। देखिए ये आपतित किरण है तो यहाँ पे ये बन रहा है आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण है तो यहाँ बन रहा है अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो इसका दूसरा नियम है आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन, जा का मतलब होता है साइन, ठीक। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का मान हमेशा नियत रहता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे ही स्नेल का भी नियम कहते हैं। देखिए क्या होता है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण कितना आई, तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कितना है, अपवर्तन है आपका आर। तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का मान हमेशा नियत रहता है, इसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं या इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं। देखिए दो माध्यम होते हैं। अगर जो कोई प्रकाश की किरण आपतन को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अपने आधार से थोड़ा दूर हटेगी, और अगर जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो वो अपने आधार की ओर मुड़ेगी। देखिए ये वायु है, एक विरल माध्यम है, ये देखिए सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने आधार से हल्का ऊपर उठेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो हल्का सा आधार की ओर मुड़ेगी। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसमें आई जो होता है वो आपतन कोण होता है और आर जो होता है वो अपवर्तन कोण होता है। इसका पहला नियम है साइन आई अपान। हमारा तीसरा क्वेश्चन दर्पण। तो दर्पण एक बार देख लेते हैं। दर्पण, तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, दर्पण हमारे तीन होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है
अवतल दर्पण। 3 दर्पण होते हैं, तो हम तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से कोई कांच की प्लेट होती है, डबल नहीं बनाते हैं, एक कांच की प्लेट होती है, इसकी एक तरफ कलाई कर देते हैं। एक तरफ कलाई का मतलब होता है एक तरफ पेंट कर देते हैं। एक और होता है दूसरा, इस प्रकार से इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, गोले जैसा है, वक्र जैसा है। तो इसके बाहर की तरफ अगर जो कलाई कर देंगे, इस प्रकार से बाहर की तरफ कलाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये है आपका समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण। यहाँ पे एक और हम देख लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से इसमें अंदर की तरफ हमने कलाई कर दी है, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण में बाहर की तरफ कलाई है तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और अगर जो धसे हुए अंदर की तरफ कलाई है तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो हमारे दर्पण 3 है। एक तो होता है समतल दर्पण, समतल सॉरी गलत लिखा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक। तो एक है आपका समतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, ठीक। तो इन तीनों के उपयोग भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि उपयोग लिखने को आते हैं। तो समतल दर्पण का एक उपयोग हम जानते हैं, जो घर में आईना होता है जिससे हम लोग अपना चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, ठीक है, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण ज्यादा आता भी नहीं है, हम लोग देखेंगे उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे, उपयोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो नंबर एक इसका उपयोग करते हैं नाक, कान, गले के डॉक्टर। जो नाक, कान, गले के डॉक्टर होते हैं वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो जैसे नाक है या कान है, गले हैं, उसमें यदि कोई छोटी सी कोई छड़ या फौलाद या लोहे की कोई कड़ चला गया है तो उसमें अगर जो उसको देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जिससे क्या होगा, वो जो कड़ हमको नहीं दिख रहा है नंगी आंखों से, वो जब अवतल दर्पण से देखेंगे तो वो छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। तो उसमें जो डॉक्टर होते हैं उनको देखने में थोड़ा आसानी होती है। इसलिए नाक, कान, गले के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2, दूसरा उपयोग हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का। दूसरा होता है नाई की दुकानों में, नाई की दुकानों में, तो नाई जो होता है, जो हम लोग शेविंग करवाने जाते हैं तो शेविंग वाली दुकान पे भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। क्यों लगा रहता है? क्योंकि देखिए, जो हम जब शेविंग करवाते हैं तो बहुत छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, वो बाल हमको नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। लेकिन जब अवतल दर्पण लगा रहता है तो अवतल दर्पण में वो छोटा सा बाल बहुत बड़ा हमको दिखाई देता है, जिससे आराम से उसको सेव किया जा सकता है। तो 2 ही उपयोग आएंगे और 2 ही हम आपको बता दिए हैं। एक तो नाक, कान, गले के डॉक्टर और दूसरा नाई की दुकानों में। फिर हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग भी 2 होते हैं। उत्तल दर्पण के भी उपयोग 2 होते हैं। 2 उपयोग कौन कौन से हैं? एक तो पहला, जो गलियां होती हैं या चौराहे होते हैं, गलियों और चौराहों पे जो बड़ी बड़ी LED लाइट लगी रहती है, मरकरी लगी रहती है, उनमें भी यूज किया जाता है, ठीक। तो मरकरी में, मरकरी व LED में, मरकरी व LED, जो मरकरी होती है बड़ी बड़ी, तो मरकरी जो गलियों में लगी रहती है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नंबर 2, दूसरा, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जो वाहन होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है जिसको साइड मिरर बोलते हैं, साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है? तो हम ये देख लेंगे, जो साइड मिरर होता है भैया जी, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है? तो देखिए, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे
गाड़ियों में साइड मिरर, गाड़ियों में साइड मिरर। तो जो गाड़ी होती है, गाड़ी देखिए जो शीशा होता है, हमारा कांच होता है, वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक। लेकिन पीछे ट्रक है, मोटरसाइकिल है, बस है, सबको देखना होता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, वो बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण काम क्या है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके, तो बड़ी सी बस है, बड़ा सा ट्रैक्टर है, बड़ा सा ट्रक है, उनको छोटा करके छोटे से हमें दर्पण में दिखा देता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए आपके, मरकरी व एलईडी में, और दूसरा हो जाएगा गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। और आपका अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के भी दो हैं, नाक कान गले के डॉक्टर तथा नाई की दुकानों में, ये आपके नोट कर लेना ये सारे उपयोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दर्पण के प्रकार एवं उपयोग। ये तो इसी में हो ही गया आपके। और दर्पण आपके कितने होते हैं, तो 3 दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब हम देखेंगे वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र बहुत पूछा जाता है और आपको याद करने में भी बड़ी समस्या होती है। आइए अभी 1 मिनट में याद होगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या ये यहाँ पे आपका है ध्रुव, इसको बोलते हैं P, ध्रुव है। और ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ये इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो देखिए ये एक गोलीय दर्पण जो है वो एक गोले से काटा गया, मान लिया इस गोले से काटा गया, तो ये इस गोले का एक ये केंद्र है C, ठीक। और उसके बाद इसको यहां से काट लिया गया, और काटने के बाद इसको अलग कर लिया गया। जब काटने के बाद इसको अलग किया गया तो इस प्रकार से ये बन गया, और इसके ऊपर एक ऐसे रेखा छोड़ दी गई, इस प्रकार से एक रेखा छोड़ दी गई। तो हमको मालूम है यहाँ से ऐसे एक रेखा आ जाएगी, इस प्रकार से एक रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये वाली मान के चलिए ये रेखा है, तो ये जो C है ये इसी रेखा पे तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो जिस गोले से काटा जाता है, ये जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले से काटा जाता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, आप याद रखेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको आराम से याद हो गया होगा, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसी से हमारा दूसरा भी हमारी परिभाषा बनती है जिसको बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए ये यहाँ से कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से उसके सतह के बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से सतह के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। देखिए ये अगर जो हम देखें तो ये यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है और ये यहाँ पे इसकी सतह है, तो इसके जो बीच की दूरी होगी ये, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, तो ये आपको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ध्रुव,
P है इसको बोलेंगे ध्रुव। अब ये तो आपका फोकस है। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव, इसको हम स्मॉल f से भी लिखेंगे। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद होंगे। परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। दूसरा है आपका अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर दर्पण आपके 3 प्रकार के हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण के प्रकार भी आप जान गए और उपयोग, इसके उपयोग भी हम लिख देते हैं। तो दर्पण के उपयोग होते हैं, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है तो मिरर देखने में घर काम आता है, और दूसरा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग होते हैं। एक तो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो लोग यूज करते हैं, दूसरा नाई की दुकानों में। जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के भी 2 उपयोग हैं। एक तो जो गलियों में बड़ी बड़ी मरकरी लगी रहती है उन मरकरी में यूज किया जाता है, और दूसरा होता है जो गाड़ी की साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? तो जब कोई किसी गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण से बनने वाली विभिन्न स्थितियां। ये 5 स्थितियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा पूछी जाती है वही हम सबसे ज्यादा बताएंगे। तो देखिए इन स्थितियों को भी समझ लेते हैं। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण लेने के लिए इसके बाहर की तरफ हम कलाई कर देंगे। तो बाहर की तरफ हमने कलाई कर दी तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसमें बीचों बीच से एक रेखा ऐसे गुजरती है जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये आपके मुख्य अक्ष है, ये आपका मिरर है, ये आपका एक दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे आपका फोकस एफ रहता है। ये एक दूसरे के जितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक भी दूरी है। अगर जो आपको वक्रता केंद्र मतलब अगर जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, अगर जो आपको त्रिज्या निकालनी है तो फोकस दूरी का दूना कर देंगे, मतलब फोकस दूरी का दूना कर देंगे। तो यहाँ से एक देखिए सूत्र भी बनता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के ये ध्रुव है P, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, ये फोकस है, ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं या फोकस दूरी, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए जितनी फोकस दूरी है, फोकस दूरी से 2 गुनी है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो अगर जो आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2 हिस्सा ले लेंगे फोकस के, एक यहाँ से यहाँ तक फोकस और प्लस यहाँ से यहाँ तक भी फोकस दूरी। तो R कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा F क्या हो जाता है 2F, F हो जाएगा 2F। ये आपका एक फार्मूला, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर जो यहीं से अगर जो हमको वक्रता त्रिज्या तो निकाल लिए, अगर जो हमें फोकस निकालना हो, वक्रता त्रिज्या दी हो, तो देखिए क्या करेंगे हम, ये फोकस है और वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी निकालनी है, वक्रता त्रिज्या हमारे पास है, तो ये इसके गुणे में है। गुणे वाली संख्या को जब बराबर के उधर भेजते हैं तो बटे में आ जाती है। तो ये R बराबर, ये इसको उधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका F बराबर होता है R/2, F बराबर होता है R/2 और R बराबर होता है 2 गुणे F। तो यहाँ से आप ये भी समझ चुके होंगे। अब हम स्थितियों को देखते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाली विभिन्न स्थितियां, तो हम पहली स्थिति इसकी देखेंगे। पहली स्थिति देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी। वक्रता केंद्र C तथा अनंत
के बीच होगी। देखिए पहली स्थिति हम ये देखेंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत, अनंत यहाँ कहीं दूर होगा, ठीक है, उनके दोनों के बीच में होगी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा कब बनेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे कोई एक वस्तु यहाँ पे ऐसे रख दी गई है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं तो ये यहाँ से एकदम सीधी रेखा आएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। तो ये यहाँ से टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद सीधे फोकस से होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। दूसरी रेखा वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र सी से होती हुई उधर चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों रेखाएं, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं, ये वक्रता, ये एक रेखा फोकस से तथा दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरती है, और जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो नीचे की तरफ काट रही हैं तो नीचे की तरफ ऐसे उल्टा प्रतिबिंब आपका बनेगा, नीचे की तरफ काट रही तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी स्थिति देख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो स्थिति आपको हम बता देते हैं। देखिए जो वस्तु थी, वस्तु ऐसे, उसका वस्तु ए बी लिख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा। तो जितना आपका वस्तु था उससे छोटा प्रतिबिंब बना। देखिए वस्तु आपको बड़ी दिख रही है और जो प्रतिबिंब है वो आपको छोटा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इधर को सीधी है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनना है वो उल्टा बन रहा है। तो वस्तु, वस्तु से उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। जब दर्पण के इधर ही बनता है तो वास्तविक होता है, और दर्पण के पीछे जब बनता है तो पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, तो उसे आभासी बोलते हैं। तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहां पर बनेगा? तो देखिए ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनेगा, के बीच में बनेगा। आप लोग जान चुके होंगे, इसको नोट कर लेंगे। कहां पे बनेगा? तो वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ, इन दोनों के बीच में बनेगा। इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरी स्थिति हम देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र। तो अब अगली स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, ठीक। तो ये देखिए, ये आपका ध्रुव है, ये आपका दर्पण है, और दर्पण कैसा है आपका? तो अवतल दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि हमने बाहर की तरफ कलाई कर दी है। ये आपका फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति क्या रहेगी, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से सीधी रेखा आएगी और आपके दर्पण से टकराएगी। यहाँ सीधी रेखा आके और इस दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद ये सीधी फोकस से होती हुई चली जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। जो रेखाएं टेढ़ी हो जाएंगी तो प्रतिबिंब थोड़ा सही नहीं बनेगा, ठीक है। ये चली जाएगी। और दूसरी जो रेखा है वो सीधे आपके वस्तु से और फोकस पे बिना टकराए फोकस से होके गुजरेगी, और फोकस से गुजर करके ये देखो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटा। अभी कहीं नहीं काटा मतलब अभी इनका प्रतिबिंब कहीं नहीं बना, ठीक। तो फिर ये भी यहाँ से परावर्तित होगी, और परावर्तन होने के बाद ये सीधी रेखा इधर आपकी निकल जाएगी, और यहाँ आने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे देखिए काट देगी, यहाँ पे ये रेखा काट देगी। तो यहीं पे देखिए ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो स्थिति हम देख लेते हैं। स्थिति क्या होगी? तो देखिए ये वस्तु ऊपर को है लेकिन प्रतिबिंब नीचे को है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, वस्तु का उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का उल्टा बनेगा।
नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2 देखिए, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब भी है। तो जब समान आकार का प्रतिबिंब है तो वही लिखेंगे प्रतिबिंब के नहीं, वस्तु के समान आकार का बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो वस्तु के समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के देखिए इधर ही बनना है तो इसलिए वास्तविक बनेगा। पीछे बनना होता तो आभासी बनता। और कहाँ पे बनना है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र मतलब सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये हो गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उल्टा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब हम देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में होगी, तो वक्रता केंद्र C तथा फोकस F इन दोनों के बीच में जब होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ रेखा जाएगी और फोकस से होती हुई निकल जाएगी, फोकस से होती हुई ऐसे निकल जाएगी, इस प्रकार से ऐसे फोकस से होके चली जाएगी। दूसरी जो होगी वो भी यहाँ से फोकस से ही गुजरेगी, इस प्रकार से। और फोकस से गुजरने के बाद ये सीधी रेखा एकदम आगे निकल जाएगी, यहाँ पे कहीं काटेगी। ये चित्र थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ये चित्र, ये देखिए यहाँ पे ये काट रही है इस प्रकार से, यहाँ पे ठीक थोड़ा लाइनिंग जो है ना वो सही नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब है, जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब है। उल्टा है तो ये हम स्थिति में लिख लेंगे, इसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया जी, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के इधर ही बनना, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ पे बनेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। बहुत दूर बनना होता तो अनंत पे बनता, तो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र C तथा अनंत, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच बनेगा, के बीच, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आप ये भी स्थिति जान चुके होंगे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच बनेगा। तो ये स्थिति आप जान चुके होंगे और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और जैसे कि सारे चैनल वाले आपसे बताते हैं, हम भी कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।